राइट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर के यूजेस क्या हैं, ग्रामर क्यों ज़रूरी है और ग्रामर क्यों ज़रूरी नहीं है, इस तरह के प्रश्नों पे हमने चर्चा की। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस के बारे में। मैं अप्रोचेस को ऑलरेडी पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। तो सीधे हम पहले अप्रोच पे आते हैं, डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच जैसा अ, हम लोगों ने, मैंने और आपने जो अंग्रेज़ी पढ़ी है या कोई भी भाषा पढ़ी है, हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण, जो भी व्याकरण पढ़ा है वो डिडक्टिव मेथड से ही पढ़ा है। टीचर आते हैं, रूल बता देते हैं, ये संधि है, संधि 5 तरह की होती है, उसका सूत्र ये है और उस सूत्र के उदाहरण ये हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम रूल प्रेजेंट करते हैं, फिर लर्नर जो है वो एग्जाम्पल्स उसमें आगे ऐड करता चला जाता है। तो रूल एग्जाम्पल्स, तो रूल्स भी कई तरीके हैं। प्रिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं हम, रूल ऑफ फॉर्म एंड रूल ऑफ यूज़ की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल से आप समझ लें प्रिस्क्रिप्टिव रूल क्या है। जैसे अंग्रेज़ी का उदाहरण दें, जैसे कहते हैं कि डू नॉट यूज़ डिफरेंट टू एंड नेवर यूज़ डिफरेंट दैन, ऑलवेज यूज़ डिफरेंट फ्रॉम। ये एग्जाम्पल है क्या करना चाहिए का एग्जाम्पल है प्रिस्क्रिप्टिव रूल। डिफरेंट के साथ डिफरेंट, सोहन और मोहन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सोहन इज डिफरेंट फ्रॉम मोहन ये लिखना है, डिफरेंट टू मोहन या डिफरेंट दैन मोहन ये नहीं लिखेंगे। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव रूल का एग्जाम्पल है। नेवर यूज द पैसिव व्हेन यू कैन यूज द एक्टिव, ये सब प्रिस्क्रिप्टिव रूल है। यूज शैल फॉर द फर्स्ट पर्सन एंड विल फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, ये प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रूल का एग्जाम्पल, यू डू नॉट नॉर्मली यूज द विथ प्रॉपर नाउन्स रेफरिंग टू पीपल, है ना। जब आप किसी को रेफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर नाउंस यूज़ नहीं करेंगे। यूज वी यूज टू विद द इन्फिनेटिव, यूज टू डू, यूज टू स्मोक इट इज टू से दैट समथिंग रेगुलरली हैपेंड इन द पास्ट बट नो लॉन्गर हैपेंस। यूज्ड टू कहाँ प्रयोग करना है कहाँ नहीं, उसको डिस्क्रिप्टिव रूल में। संस्कृत में आपको बहुत सारे रूल ऐसे मिलेंगे जहाँ लिस्ट कर दी गई है। जैसे धातुओं की, धातु कहते किसको डिवाइड नहीं किया गया, उन्होंने भवादि धातु है, भव आदि धातु है, एक लिस्ट दे दी गई कि ये धातु है। तो ये जो है वो डिस्क्रिप्टिव रूल्स हैं। रूल ऑफ फॉर्म क्या है? रूल ऑफ फॉर्म के शब्द बनने, पास्ट सिंपल यदि आपको बनाना है तो इन्फिनेटिव में आपने ईडी लगा देना है ना। तो ये जो तरीका है, रीच का रीच्ड कर देंगे, ये जो है ना रूल ऑफ फॉर्म कि कैसे फॉर्म बनेगा। और रूल ऑफ यूज़ क्या है कि द सिंपल पास्ट टेंस ही यूज टू इंडिकेट पास्ट एक्शन और स्टेट्स, ये है रूल ऑफ यूज़। तो ये रूल्स जो हैं उससे एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। अब ये अप्रोच ऐसा नहीं कि बेकार है, देखो हम लोगों ने भी कच्चा पक्का जो भी ग्रामर सीखा उसी से सीखा, तो हम ये नहीं कह सकते कि बेकार है। लेकिन इस अप्रोच की क्वालिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि रूल्स की क्वालिटी क्या है। तो रूल्स की क्वालिटी जो है वो कम से कम ये 6 क्वालिटीज़ मानी गई हैं कि रूल जो है वो ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करता हो, इस रूल के जो अपवाद हैं, जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट हों, रूल अपने आप में स्पष्ट हों, रूल सरल हो, रूल फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट को दर्शाता हो, रूल जिस एज ग्रुप के साथ आप बात कर रहे हैं, जिस लेवल के स्टूडेंट्स के साथ आप बात कर रहे हैं उनके लिए रेलिवेंट हो। तो रूल्स में ये क्वालिटी होगी तभी ये डिडक्टिव अप्रोच जो है इफेक्टिव होगा। साथ ही टीचर की प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी। तो अच्छे टीचर की अच्छी प्रेजेंटेशन ऑफ रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, उसके फीचर्स क्या हैं कि वो रूल्स का बढ़िया एग्जाम्पल देगा, वो रूल्स को बहुत ब्रीफली शॉर्ट में बताएगा। खूब लंबे चौड़े रूल्स दे रहा है तो वो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं है। स्टूडेंट्स ने समझा कि नहीं वो उसको चेक करेगा, और साथ में स्टूडेंट्स को उस रूल को अपने लैंग्वेज स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये अप्रोच बेकार अप्रोच नहीं है, बट उसके लिए रूल्स की जो क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए और टीचर्स की जो प्रेजेंटेशन है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। एडवांटेजेस क्या है? समय बचाता है, आप एक दिन में 8 रूल और उसके एग्जाम्पल और उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो चूंकि समय हम रूल डिस्कवरी में नहीं ज़ाया करते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए और एप्लीकेशन के लिए बहुत टाइम होता है। ये फिर लर्नर की मैच्योरिटी को भी रिस्पेक्ट करता है कि भाई आप लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो उनकी स्ट्रांग है, तो हम रूल से भी एग्जाम्पल सीख सकते हैं।
साथ ही ये स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन को भी मैच करता है। स्टूडेंट्स क्लास में आते ही इसलिए हैं तो कि ग्रामर की क्लास में उनको रूल्स बताया जाएगा। खासकर वो स्टूडेंट्स इंजॉय भी करते हैं जिनमें एनालिटिकल लर्निंग स्टाइल होती है। साथ ही इसमें टीचर को भी फैसिलिटी होती है। उनको उस रूल के एग्जाम्पल का रनिंग टेक्स्ट में आने का वेट नहीं करना पड़ता है। वो रूल के हिसाब से जो करिकुलम है वो इजीली कवर कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बोरिंग हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि रूल को समझने के लिए ना हमारा मेटा लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब मेटा लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज, है ना। तो ग्रामर की डेफिनेशन में जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि बच्चों को वो शब्द ही नहीं क्लियर है तो वो बच्चे जो है वो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, या जो कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व है वही नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो अप्रोच है वो बहुत रेलिवेंट नहीं होगी। दूसरा एक तरह से टीचर लेड मेथड है, तो टीचर लेड मेथड के डिफरेंट जितने माइनस पॉइंट हैं, जैसे सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट पुअर होगी, स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन जो है वो पुअर होगी, तो वो सारी चीज़ें इसमें भी डिसएडवांटेजेस में दिखती हैं। फिर ये याद रखना मुश्किल होता है, रूल्स को रटना बहुत मुश्किल होता है। डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह की तुलना में ये जो रूल्स हैं, प्रेजेंटेशन अप्रोच, वो इफ़ेक्टिव नहीं होते। इससे इस मान्यता को भी बल मिलता है कि लैंग्वेज सीखने के लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए, विच इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। लेकिन यदि आप ग्रामर के थ्रू भाषा सिखाते हैं तो वो जो एक धारणा है वो और मजबूत हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरे अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच क्या है? बहुत क्लियर है आपको कि जब जब लर्नर जो है ना पैटर्न देखते हैं एग्जाम्पल्स में से और रूल को डिस्कवर करते हैं, उस वहाँ से लैंग्वेज की तरफ पहुँचते हैं। तो एक एग्जाम्पल आप देखें कि एस या ई एस सिखाना है बच्चों को प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो एक तो तरीका है कि हम बता दें कि कौन से वचन में कौन सा एस लगेगा कि ई एस लगेगा, फर्स्ट पर्सन में कि सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में। ये रूल टू एग्जाम्पल है। लेकिन ये इंडक्टिव अप्रोच में क्या है, देखो आप इस सेंटेंस को, यू नो नॉर्मा एंड जो, डोंट यू दे वर्क एवरी डे, जो टॉक्स टू टूरिस्ट एंड नॉर्मा राइट्स लेटर्स, we always go to their travel agency, the agency offers tours to many different countries, I like the service there too। तो आप देख रहे हो कि सिंपल प्रेजेंट के खूब सारे एग्जाम्पल हैं। अब इसमें पूछा गया है कि अब आप देखो कि किसी में एस लगा, किसी में नहीं लगा गया, किस में एस है किस में नहीं लगा है। अब इस रूल को अप्लाई करो, अब राइट वर्ब कौन सा है, अब देख रहे हो ना, ये जो अप्रोच है ना, इसको इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। इसके एडवांटेज ये हैं कि बच्चों के लिए एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर में फिट होना ज़रूर ईजी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स वो ऑलरेडी जानते हैं, तो रूल उनके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं। दूसरा कि चूँकि मेंटल एफर्ट लगता है तो उनकी कॉग्निटिव डेप्थ जो है बढ़ती है, और उनसे मेमोरेबिलिटी जो है वो उसकी बढ़ जाती है। उनकी एक्टिव ज़्यादा होते हैं, वो पैसिव लर्नर नहीं होते, एक्टिव लर्नर होते हैं, इसलिए अटेंटिव ज़्यादा होंगे, मोटिवेटेड ज़्यादा होंगे। पैटर्न रिकग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्किल हैं वो भी साथ में ये सीख रहे हैं, और यदि वो कोलैबोरेटिव तरीके से किया गया हो तो और भी इनके बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लर्नर की जो ऑटोनॉमी है वो इसमें डेवलप होती है। बट डिसएडवांटेज क्या है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगता है, प्रैक्टिस वगैरह का टाइम नहीं लगता। आप हो सकता है कि 2 क्लास में एक ही रूल डिस्कवर कर पाए। और तीसरा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई बार वो रॉन्ग रूल कुछ और होता है और वो पैटर्न को कुछ और दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, और ये गड़बड़ हो जाती है। कई बार बहुत ब्रॉडली वो कंसीव करते हैं, कई बार बहुत नैरो वे में कंसीव करते हैं, तो रूल ही गलत कई बार वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर टीचर के लिए ना रूल टू एग्जाम्पल प्लान करना सेशन बहुत इजी होता है, बट एग्जाम्पल टू रूल सेशन प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फिर भाषा के कई ऐसे पक्ष हैं जहाँ पर रूल फॉर्मुलेशन बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपर्ट चाहिए, स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, तो वो फिर वो वाला टॉपिक तो हम ऐसे भी इस मेथड से नहीं पढ़ा पाएंगे। साथ में स्टूडेंट्स के लिए कई बार बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, वो ट्राई कर रहे होते हैं, बट उनके पर्सनल लर्निंग स्टाइल से वो मैच नहीं करता, कई बार उनके पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस से मैच नहीं करता, तो वो उनके लिए आसानी होती है तो उनको रूल बता दिया जाए और एग्जाम्पल बता दिया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।
तीसरा हम देखते हैं फंक्शनल नोशनल अप्रोच। ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें कि फंक्शनल इंग्लिश में जो फोकस होता है, फोकस अब हमारा कम्युनिकेशन पे है। तो फंक्शनल नोशनल अप्रोच क्या है कि इस पे फोकस ये होता है कि अल्टीमेटली ग्रामर सीख के हमारा उद्देश्य क्या है, कम्युनिकेशन सीखना। तो हमारा फोकस फंक्शंस और नोशन पे होनी चाहिए। वी वांट टू डू समथिंग विद द लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट मीनिंग्स पीपल वांट टू कन्वे। तो नोशंस और फंक्शंस, नोशन आप जानते हो अवधारणा के सेंस में है, तो हम कुछ फंक्शंस लैंग्वेज के करना चाहते हैं कुछ अवधारणाओं के द्वारा। तो जब हम इस अप्रोच के साथ चलते हैं, फोकस जो है हमारा कि रियल और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए उसको डेवलप करने पे फोकस है, तो फंक्शनल नोशनल अप्रोच कहते हैं। 1972 में ब्रिटिश लिंग्विस्ट थे डी ए विल्किंस, उन्होंने इसको डेवलप किया। और उनका जो फोकस था कि अल्टीमेटली पर्पस है कि जो लर्नर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे और उसकी बात लोग समझें। तो इसलिए इस अप्रोच को, ये बहुत लंबा चौड़ा टेढ़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बहुत ब्रीफली करा रहा हूँ। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस आप ये समझ लें कि एक तरह का कम्युनिकेटिव एक्ट है दो लोगों के बीच में। एग्जाम्पल फंक्शंस के, सजेशन देना, प्रॉमिस करना, अपोलोजाइज करना, ग्रीट करना, इनवाइट करना। अब इन फंक्शंस के लिए देखो कितने तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इनवाइटिंग का जैसे मैं एग्जांपल दूं, वुड यू लाइक टू कम टू माय होम, आई सजेस्ट यू कम एट माय होम, हाउ अबाउट कमिंग टू होम टुनाइट, या प्लीज कम टू माय होम। अब आप देख रहे हो ना कि इनविटेशन के ही कितने स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। फंक्शंस क्या है? एक ही फंक्शन है, इनवाइट, बट इतने तरीके के जो फॉर्मेट्स हैं वो हो सकते हैं। रिक्वेस्ट, कैन आई टेक योर पेन, कुड यू प्लीज हैंड ओवर योर पेन टू मी, इज इट ऑल राइट इफ आई टेक योर पेन, वुड यू माइंड इफ आई टेक योर पेन। अब आप देख रहे हो कि सब में एक ही फंक्शंस हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम अलग अलग फंक्शंस के लिए स्टूडेंट्स को अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करवा दें, तो उनकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कोई भी हो तो उनकी तैयारी हो जाती है। तो 5 तरीके की फंक्शन की बात करते हैं। पर्सनल फंक्शन, इंटरपर्सनल फंक्शन, डायरेक्टिव फंक्शनल, रेफरेंशियल फंक्शनल, इमेजिनेटिव फंक्शन। आई एम श्योर जब आप इस पर सोचेंगे तो पर्सनल फंक्शन, इंटरपर्सनल, डायरेक्टिव, रेफरेंशियल, इमेजिनेटिव, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आई एम श्योर यू कैन थिंक थ्रू। कुछ एग्जाम्पल देखें। ग्रीटिंग एक फंक्शन है, लीविंग एक फंक्शन है, किसी से मिलते हैं तो वो एक फंक्शन है, किसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं वो एक फंक्शन है। अब वो फंक्शन दी ग्रीटिंग का फंक्शन इनफॉर्मली हम प्रेजेंट करते हैं तो हेलो कहेंगे, फॉर्मली कहेंगे तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कहेंगे। लीविंग में सो लॉन्ग कई बार कहते हैं, सो लॉन्ग इज बाय, फॉर्मली हम गुड बाय कहते हैं। एक्नॉलेजिंग में प्लीज टू मीट यू, हाउ डू यू डू, ये फॉर्मल इनफॉर्मल है। फंक्शन थैंक यू, यू आर वेलकम, ये जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को प्रेजेंट करने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है। नोशन क्या है भाई? ये फंक्शन के साथ साथ नोशन चलेगा। जब आप कोई फंक्शन करेंगे तो किसी कॉन्सेप्ट के रेफरेंस में करेंगे। यूजुअली कोई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होंगे, उसकी जानकारी अब ज़रूरी है। इसमें जो उस स्पीच एक्ट में, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो व्यक्ति इन्वॉल्व है वो नोशन हो सकता है, जो जगह इन्वॉल्व है वो नोशन हो सकता है, जो टाइम इन्वॉल्व है वो नोशन हो सकता है, या जिस चीज़ पे बात हो रही है वो नोशन हो सकता है। जनरली 4 तरीके के नोशंस की बात होती है। जनरल नोशंस टाइम को लेके, साइज को लेके, इमोशन को लेके, मूवमेंट को लेके। टेम्पोरल नोशन व्हेन, बिफोर, आफ्टर, पास्ट टाइम के 1 महीने पहले, लास्ट वीक, 2020 में। स्पेसिफिक डिफरेंट हो सकते हैं, डॉग, हाउस, ये जितने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस हैं वो उसमें हम कवर करते हैं। अब आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके आप देखें तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ जाएंगे। आप देखेंगे कि इसमें हम ग्रामर ही नहीं सीख रहे हैं, वोकेबलरी भी सीख रहे हैं। जैसे सिचुएशन है गेटिंग टू नो समवन, टॉपिक क्या है, हम टेस्ट, यहाँ स्पेलिंग का एरर हो गया है। अब किसी को मिलते हैं, आप अनजान व्यक्ति है, बस में बैठा आपके साथ, पार्टी में कहीं मिलते हैं, तो हम कुछ कॉमन ग्राउंड, टेस्ट्स क्या है उसकी, हॉबीज़ क्या है, वहाँ से ढूंढना शुरू करते हैं। तो नोशंस फंक्शंस क्या है? इंक्वायरिंग, इन्फॉर्मिंग, ग्रीटिंग। तो ग्रामर के स्ट्रक्चर क्या होंगे? इंट्रोगेटिव, डू यू एंजॉय रीडिंग, डू यू एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट,
ये आप देख रहे हो ना वर्ब्स किस तरह से हो रहे हैं, फिर वोकेबलरी उससे जुड़ा हुआ, फिर क्रिकेट पे मान लो वो व्यक्ति बात शुरू करता है तो आपको क्रिकेट के टर्म्स पता होने चाहिए, वोकेबलरी उसकी पता होनी चाहिए। उसी तरह से आगे भी आप यहाँ पर पॉज करके देखें तो आपको ये क्लियर हो जाता है। इसके एडवांटेजेस देखें तो ये लैंग्वेज टीचिंग में बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। यूज़फुल एक्सप्रेशन सीखते हैं, कम्युनिकेशन हमारी इम्प्रूव होती है। बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत यूज़फुल है। बट डिसएडवांटेजेस देखें, डिसाइड करना कि कौन सा फंक्शन कवर करेंगे, इतने सारे फंक्शंस हैं, कौन सा वाला पहले कवर करेंगे, बाद में कौन सा कवर करेंगे, कंप्लेन से जुड़ा हुआ फंक्शन कि अपोलॉजीज मांगने से जुड़ा हुआ फंक्शन। तो ये डिसाइड कर पाना सीक्वेंस फंक्शन का, ऑर्डर किस ऑर्डर में हम फंक्शन सिखाएं, ये मुश्किल होती है। फिर कितने तरीके के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं एक ही फंक्शन लेवल के, डिफरेंट लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी के। तो अब उस वाइड रेंज को कैसे कवर करें, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि डिडक्टिव इंडक्टिव में आप एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस लेके चल सकते हैं, इसमें ग्रामेटिकल सिलेबस डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें फिर एक और इशू आता है कि मान लो कि हमने बेसिक लेवल पे तो सिखा दिया, बट एडवांस लेवल का लर्नर है, उसके लिए फिर हम क्या सिलेबस बनाएं? क्या हम बहुत न्यूएंस टाइप का फंक्शन बनाएं? जैसे फॉर एग्जांपल सरकास्टिक तरीके से कंप्लेन कैसे करें। सरकास्टिक कंप्लेनिंग एक बहुत ही न्यूएंस्ड, बहुत ही एडवांस लेवल का फंक्शन है, उससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर समझाए जाए, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हायर लेवल के लर्नर्स के। तो जो आगे के पार्ट हैं जो वो हम अगले वीडियो में करते हैं।